यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र के साथ अपने भाव जोड़ें। सुरक्षा का मंत्र, परमात्मा से प्रार्थना करें, प्रभु जीवन को अकाल मौत प्रसाद बीमारी दुर्घटनाओं से बचाएं, पूर्ण आयु और जीवन लक्ष्य को पूर्ति करते हुए मुक्ति प्रदान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए गुरु वंदना के साथ गुरु आशीर्वाद का भाव, गुरु संरक्षण का भाव, गुरु के स्नेह का भाव, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के चरण कमलों का ध्यान करें, तो उनके आशीर्वाद कामना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को नमन, सभी को प्रणाम। भाइयों बहनों, ये जो हमारा क्रम चल रहा है, सतत एक बीमारी को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। उद्देश्य यही है कि पहली बात तो इनके बारे में हमारी जानकारियां थोड़ी बहुत तो सबको रहती है, पर थोड़ी और बढ़ जाए, उसकी गहराई को भी जान लें, थोड़ी इन बीमारियों की फिजियोलॉजी एनाटॉमी को भी जान लें, कहाँ की बीमारी कैसे होती है, और सरल उपाय यदि हम उनको अपना लेते हैं तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जो हमारा क्रम चल रहा है, आप देखें कि आश्चर्यजनक परिणाम आपको इन बीमारियों को नियंत्रित करने में मिलेंगे। और ये इसको खाली सुनने तक न रहने में, जो भी इन बीमारियों से लोग प्रभावित हैं उनको इस दिशा में जोड़ें। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके इष्ट मित्र हो सकते हैं, परिवारजन हो सकते हैं। कार्यक्रम भले आप श्रवण करते हैं, पर इन बातों को उन तक पहुंचाने का प्रयत्न करें, नहीं तो लोग भटक ही रहे हैं। आपको हम बार बार आपको इस तरफ आपका ध्यान दे जाते हैं। एलोपैथी की दुकान पर, दवाइयों की दुकान पर लंबी कतार हमको दिखती रहती है। भाइयों बहनों, इस पैथी में नियंत्रण नहीं है। तुरंत के लिए तो ठीक है, किसी चीज को दबा देना, रोक देना, वहां तक तो ठीक है, पर इसमें यात्रा लगातार दवाइयों पर ही चलती है। मात्राएं बढ़ती जाती है, दवाइयों की डोज बढ़ती जाती है, दवाइयों का रेप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी आज 2 बार ले रहे, कल 4 बार लेनी पड़ती है, परसों 6 बार लेनी पड़ती है। यात्रा ठीक नहीं है। कहीं न कहीं फिर उनके जो केमिकल्स कंपाउंड है वो हमारे शरीर में जाके हमारे लीवर को, किडनी को प्रभावित करते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स आते हैं। लीवर जब हमारा प्रभावित हो जाता है तो उसका बहुत सारे फंक्शंस हैं लीवर के, तो वो शरीर में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करते हैं। भाई बहनों, हमारा उद्देश्य है कि हम एक तो आपको वो उपचार बताते हैं जो प्राकृतिक उपचार सरल हैं, घर पर कर सकते हैं, और उनके परिणाम बड़े आश्चर्यजनक हैं। उनको हल्के में ना लें आप। लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो हम जो उपचार बताते हैं वो प्राकृतिक उपचार हैं, बड़े सरल हैं, जिनके साधन आपके घर में उपलब्ध हैं। उसके बाद में कुछ आपको फूड हैबिट जो बताते हैं कि इनको बढ़ाएं, वो ऐसी चीजें हैं जो आपके घर में फल, सब्जी और मसाले के रूप में उपलब्ध रहती है, उनको जोड़ दें। बाहर से आपको कुछ ना लाना पड़े, किसी पंसारी की दुकान पे, किसी आयुर्वेद की दुकान पे न जाना पड़े। आइए आज की यात्रा प्रारंभ करें। आज का हमारा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। अब तक की जो हमारी यात्रा थी वो हमारे कम से अधिकतम जो रोग थे वो पेट से संबंधित थे। मतलब पसलियों से नीचे के जो अंग हैं, जो पेट के जो अंग हैं, जिसमें आपका स्टोमक सबसे पहले आता है, यानी आमाशय आपका,
उसके बाद में आपका लीवर है, आपका पेनक्रियाज है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी स्प्लीन है, आपका रेक्टम है, आपका एनस है। बवासीर यानी गुदा द्वार तक की बीमारी में अपन चले गए थे। एसिडिटी से प्रारंभ हुई थी, कॉन्स्टिपेशन से प्रारंभ हुई थी। ये सारे रोग वह यहीं से प्रारंभ होते हैं, आमाशय से लेकर गुदा द्वार। इन सारे रोगों की यात्रा इसी एरिया में रहती है। ये जो पसलियां हैं, जो हड्डियां हैं, इससे नीचे गुदा द्वार तक का जो पोर्शन है, इसमें सारे अंग प्रत्यंग हैं और इनसे जुड़ी हुई समस्याएं थी। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, अल्सर, ठीक है ना, और आपका बवासीर, आपका अधिक वायु का बनना, ये बीमारी है। आज का जो विषय है वो आपका श्वसन तंत्र का, आपका लंग से संबंधित है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, श्वसन तंत्र जो आपका काम करता है शरीर में, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इससे कॉरलेशन वाली बीमारी, इससे संबंधित बीमारी। तो भाई बहनों, बहुत दिक्कत का विषय है जो आज की बीमारी है। गांव में हम देखते हैं तो बहुत, गांव में तो आपको हर तीसरा चौथा आदमी दमा से पीड़ित मिलता है, दमा से। और बेचारा गरीब है, छोटे कपड़े हैं, ऐसे बैठा रहता है, ऐसे ट्राइपॉड कंडीशन से, और खांसता रहता है और कफ निकलता रहता है उसको, और पसलियां आपकी ऐसी चलती हैं, बड़ी दिक्कत, देख के बड़ा दर्द भी होता है, दुख भी होता है। मन करता है कि इन सबका उपचार होना चाहिए, और उसको कोई उसको उस बीमारी का उपचार नजर नहीं आता। सच मानिए आप, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज जो आपको नेचुरोपैथी के उपचार बता रहे हैं, आप किसी के ऊपर भी करके देख लेना, 100%, 100% ये बीमारी तुरंत हो जाएगी। तो भाई मैंने लंग्स की बीमारी है, थोड़ा सा इसकी एनाटॉमिक फिजियोलॉजी समझिए। हमारे इसमें श्वसन तंत्र में सबसे मुख्य भूमिका हमारे लंग्स की है। हमारे इसमें जब हम श्वास लेते हैं तो दो बैलून यानी अंग्रेजी में, हिंदी में गुब्बारे बोलते हैं, बैलून स्ट्रक्चर के दो गुब्बारे अंदर हमारे भगवान ने फिट कर रखे हैं। जब श्वास लेते फूल जाते हैं। और जितेंद्र जी भाई साहब, जी भाई साहब, वॉइस है ना, वो हो रहा है, इको जैसा हो रहा है, क्लियर नहीं है वॉइस। ठीक कर रहे हैं। हाँ, किसी का ये माइक तो चालू नहीं है, जरा देख लीजिए मनोज जी। जी, ये किसी का माइक चालू होगा, वो भी जरा चेक कर लीजिए। नहीं, म्यूट ऑल है। ठीक है, जी बोले। ठीक हो गया भैया, बाकी ऑडियो सबके म्यूट कर दीजिए, आवाज बहुत आ रही है। ठीक है, अभी अब आ रही? मनोज जी, आवाज जा रही है? हाँ भैया बोलिए। अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। चलिए, पुरानी बात रिपीट करें, आगे बढ़ा दें? नहीं, कंटिन्यू चल रही थी। चलिए, तो भाइयों बहनों, थोड़ी सी इसकी फिजियोलॉजी, कैसे काम होता है और कैसे, कहाँ पर रेस्पिरेशन सिस्टम है हमारा। तो जो इसका प्रधान अंग है वो लंग्स है हमारे। बाकी तो नलियां पूरे शरीर में जाल बिछा हुआ है जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होती है। तो भाइयों बहनों, लंग्स जो है दो गुब्बारे जैसी आकृति हैं। जो है हमारी ये पसलियां है ना, भगवान ने बड़ी विशेषता बनाई है। ये जो हड्डियां हैं, हमारे जो महत्वपूर्ण अंग है उनको हड्डियों के अंदर छिपाया है। खोपड़ी की जो हड्डी है बड़ी कठोर है, इसके अंदर हमारे ब्रेन को छिपाया है। जो पसलियां हैं उसके अंदर हमारे लंग्स और हार्ट को छिपाया है। बैकबोन है तो हमारे नर्वस सिस्टम को उसमें छिपाया है। मोटी मोटी हड्डियां आपको इन तीन जगह मिलती है।
इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो जो लंग्स है वो गुब्बारे जैसे आकृति है, हम श्वास लेते हैं वो फूलते हैं और उसके बाद में जो ऑक्सीजन हमने ली है वो ट्रांसफर होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लौट कर आई है वो वापिस से उसमें आती है और ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। उसकी आकृति कैसे है? आकृति ऐसे समझ लीजिए अंगूर का गुच्छा आप किसी शाखा पर लगा हुआ देखें, जब अंगूर को आप देखेंगे तो एक शाखा के बाद में उसकी ब्रांचें होती हैं, 2-3, उन ब्रांचों के बाद में अंगूर के गुच्छे लगे रहते हैं, बस जस्ट लाइक ये स्ट्रक्चर होती है आपकी। तो जो मोटी शाखा है अंगूर के गुच्छे की उसको बोलते हैं ब्रोंकाई, उसके बाद में छोटी शाखा है उसको बोलते हैं ब्रोंकियल, और उसके बाद में अंगूर के गुच्छे उसको समझ लिए एवियोल बोलते, जो गोल गोल जो अंगूर लगे हुए। तो बस समझ लीजिए जस्ट लाइक अंगूर के गुच्छे की आकृति है जहां आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। अब श्वास दमा अस्थमा में क्या होता है कि जो नलियां हैं जिसमें वो ऑक्सीजन जा रही है, वो मान लीजिए ये छेद है, ये छेद में सिकुड़न हो जाती है, यानी कुछ चीज जमा हो जाती है, डिपोजिशन हो जाता है या स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लोमेशन हो जाता है। तो ये इसका जो साइज है ना वो सिकुड़ जाता है, नैरो हो जाता है। जो एग्जाम्पल के लिए जो साइज मान लीजिए 1 इंच है तो वो साइज घटकर मान लीजिए 1/4 हो जाता है। उदाहरण दिया है, ये हमने आकृति नहीं बताई, मतलब वो नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है। वो तो mm में होता है, इंच में नहीं होता, वो तो mm में होता है और बारीक होता है। तो भाइयों बहनों ये है इसकी प्रॉब्लम, उसका सिकुड़ जाना। अब उसके कारण के ऊपर जब बात करेंगे, अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि समस्या क्या है श्वास दमा अस्थमा में। तो जब हमारी वो जो नली भगवान ने बनाई है उसमें कुछ डिपोजिशन नहीं हुआ, उसमें इन्फ्लोमेशन नहीं हुआ, स्वेलिंग नहीं हुई, तो फिर हमारा श्वसन तंत्र बराबर हमारे इसमें कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही वो डिपोजिशन हुआ या उस स्वेलिंग हुई, वो नैरो हो गया, कारण बताएंगे बाद में, बस हमको दिक्कत हो जाती है श्वास दमा की, फिर हमको श्वास में लेने में समस्या आती है। ये समझ लीजिए आप, ये श्वास दमा अस्थमा को आप ऐसे समझ सकते हैं। और अभी एलोपैथी में थोड़ा सा अनुसंधान हुआ तो पहले तो मेडिसिन देते थे ओरल, श्वास दमा अस्थमा वाले को गोली इंजेक्शन चलते थे, उसके बाद में इंजेक्शन पर जोर ज्यादा आ गया, फिर दवाइयों को इंजेक्ट करने लगे। और अभी एडवांस स्थिति में क्या है कि अब इनहेलर पर जोर ज्यादा, जिन दवाइयों को हम ओरल देते थे, इंजेक्ट करते थे या ड्रिप से चढ़ाते थे, अब वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं ओरली। आप जैसी समस्या हो या प्रिवेंशन के लिए भी वो इनहेलर पर जोर देते हैं, उसमें अलग अलग दवाइयां रखी रहती हैं और उसको जब व्यक्ति इनहेल करता है तो वो उन नलियों तक पहुंच जाती है, और वो ऐसी मेडिसिन होती है वो नलियों को खोल देती है, तो तुरंत उसका इफेक्ट होता है। हमने बताया ना एलोपैथी का इफेक्ट तुरंत है, पर वो रेगुलर है। अब जिसको भी दमा है उनका कहना भी इनहेलर रखो, रेगुलर रखो, खुदा ना खास्ता के इनहेलर भूल जाए या कहीं रह जाए तो व्यक्ति मर जाएगा, ऐसी वो उसका हैबिचुअल हो जाता है। ये समझ लो आप, खुदा ना खास्ता के इनहेलर रह जाए या उसको उपलब्ध ना हो और दमा का अटैक आए तो व्यक्ति मर जाएगा, 100% मर जाएगा, इतना सीवियर अटैक होता है दमा का। ये हमने आपको थोड़ी सी इसकी कार्य कैसे समस्या होती है और कहाँ होती है वो हमने आपको जानकारी दी। इसके नाम को इसको जैसे गांव में कहते हैं श्वास की बीमारी है, ये भी दमाई है, कुछ लोग इसको दमा बोलते हैं और कुछ लोग इस थोड़ा एडवांस वो अस्थमा बोलते हैं, और फिर एलोपैथी की उसमें जाते तो ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं इसको, ब्रोंकियल अस्थमा। तो ये एक चीज है, श्वास दमा अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा, ये एक ही बात है, इसमें कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको अलग अलग न करें, एक ही चीज है। कोई लोग श्वास बोलते हैं, कोई दमा बोलते हैं, कोई अस्थमा बोलते हैं, कोई ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। चलिए अब आगे इसके कारण,
मूल बात हम आपको हर बार कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा तो एक ही कारण मानती है किसी भी बीमारी का, एक ही कारण, ड्यू टू टॉक्सिन्स। आपके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं। अब हमने पहले भी बताया था, जो बॉडी का पार्ट आपका वीक है, उस टॉक्सिन्स का इफेक्ट आपकी बॉडी में वहीं आएगा। हर एक चीज हर एक की स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। आपने देखा नहीं, किसी के हाथ बड़े ताकतवर होते हैं, किसी के पैर बड़े मजबूत होते हैं, किसी का दिमाग बड़ा मजबूत होता है, किसी के लंग्स बड़े मजबूत होते हैं, किसी की बैकबोन नर्वस सिस्टम बड़ा मजबूत होता है, किसी का पाचन तंत्र खूब खा लेता है, पचा लेता है, उसका पाचन तंत्र बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और किसी का पाचन तंत्र बड़ा कमजोर है, कुछ भी उसको थोड़ा सा इधर उधर खाया तुरंत उसको पाचन संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारी बॉडी में कमजोरी भी है और स्ट्रॉन्गनेस भी अलग अलग है। वो ड्यू टू हमारी हेरिडिटी होती है। हमारे माता पिता कैसे हैं, हरियाणा पंजाब में जाओ लंबे लंबे लोग मिलते हैं आपको, चाइना में जाओ छोटे छोटे लोग मिलते हैं, चपटे लोग मिलते हैं। ये क्या हेरिडिटी फैक्टर है। तो हमारा निर्माण हमारे माता पिता के जीन से होता है। तो भाइयों बहनों, नेचुरोपैथी कहती है कि हमारे आहार और विहार, हमारी जो हम खाते पीते हैं वो, और जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उसके कारण डे बाय डे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं और शरीर के किसी एक अंग पर उसका प्रभाव दिखा देते हैं। बस नेचुरोपैथी का तो बेसिक कारण यही है कि कोई भी बीमारी आती है उसमें मूल आधार है टॉक्सिन्स। आप शरीर को टॉक्सिन्स फ्री कर दो, शरीर अपना काम खुद कर लेगा, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये नेचुरोपैथी का बेसिक सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत है। तो आपका दिमाग हमेशा ये रहना चाहिए कि मुझे कोई भी बीमारी है, मैं टॉक्सिन्स को कैसे रिलीज करूं, अपने शरीर को कैसे फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स, अपने विजातीय द्रव्यों से कैसे उसको मुक्त कर दूं, बस वो बीमारी ठीक हो जाएगी। आज नहीं तो कल 100% क्योर हो जाएगी। 100% की बात करते हैं आपसे, मिरेकल होता है नेचुरोपैथी में। पर वो यात्रा जो उपचार लेते हैं ना, वो लंबी होती है, क्योंकि इसमें उभार भी आते हैं। आप देखेंगे, हमने तो देखा है, अनुभव किया है, जब प्राकृतिक चिकित्सा के आप कोई उपचार लेते हैं ना लगातार, तो उसमें उभार आते हैं। तो जो बीमारियां आपको है, आप देखेंगे उससे दूसरी बीमारी आपको दिखाई देने लगी, आप एकदम डर जाएंगे, अरे ये क्या हो गया। तो क्या होता है, जो बीमारी आपको हुई है पहले, वो आपके शरीर में दबी हुई है, और वो एक के बाद एक निकलना शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिस बीमारी का इलाज ले रहे हैं, उस बीमारी से उसका कोई कोरिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं है, और वो बीमारी अचानक प्रकट हो जाती है और फिर ठीक भी हो जाती है, जल्दी ठीक। यदि आपका ट्रीटमेंट जारी है तो ठीक हो जाती है। तो भाइयों बहनों, ये थोड़ी नेचुरोपैथी की बात हमने की। अब आते हैं कारण श्वास दमा अस्थमा के। तो पहला कारण तो यही है, जब आप कोई व्यक्ति लगातार गरिष्ठ भोजन करता रहता है, फैटी फूड लेता रहता है, तला गला खूब खाता रहता है, बस समझ लो श्वास दमा अस्थमा का पेशेंट बन सकता है ये कारण। और लगातार डेयरी उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट, खूब मिठाइयां खाता है, खूब आइसक्रीम खाता है, खूब चॉकलेट खाता है, कहीं ना कहीं श्वास दमा अस्थमा का पेशेंट बन जाएगा। इसके बाद में सीलन भरे स्थान में भी उसका निवास है, तो भी वो श्वास दमा अस्थमा का पेशेंट बन सकता है। बहुत से लोगों को, अब जब आपको ये तो हम बता रहे हैं नेचुरोपैथी की, एलोपैथी में क्या कहते हैं कि भाई एलर्जी है, ये भी श्वास दमा, सब इसको इससे एलर्जी है, तुरंत इसको श्वास दमा अस्थमा का अटैक आ जाता है। तो एलर्जी के जो बहुत से उन्होंने कारण बताए हैं, अब हम तो कहते हैं टॉक्सिन से एलर्जी प्रभावित करती है आपको। जो एलर्जेंस हैं, जो आपको एलर्जी कर रहे हैं, हर एक को क्यों नहीं कर रहे हो? पोलन तो सब हवा में है, माइट्स तो है, धूल के कण तो हवा में है, तो दूसरे को क्यों नहीं प्रभावित कर रहे? आपके अंदर टॉक्सिन्स हैं, तो आपके लंग बड़े सेंसिटिव है, आपके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स आपके बड़े सेंसिटिव है, इसलिए आपको वो एलर्जेंस प्रभावित करते हैं। वो एलर्जेंस कौन से हैं? ये कब होता है? जैसे फसलें कटती है ना, तो पोलन ग्रेन जो है हवा में उड़ते रहते हैं बहुत सारे। जब फसलों पर फूल आता है, तब से लेकर जब तक फसलें कटती हैं,
तब तक ये कब होता है, ये जब फसलें कटती है मौसम परिवर्तन पर कटती है। दो मौसम होते हैं मुख्य रूप से, एक गर्मी और एक ठंड। तो ये जब भी जॉइंट पीरियड आता है तो ये बीमारी ज्यादा अटैक करती है। उस समय पोलन के प्रभाव रहते हैं। जैसे अभी ये फसलें कट रही है तो अभी मौसम परिवर्तित हो रहा है, जॉइंट पीरियड आ रहा है, तो इसमें स्वाइन दमा अस्थमा ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद में जब ठंड जाएगी, गर्मी आएगी, तब ज्यादा हो जाएगा। तो जो फसलों पर पोलन ग्रेन होते हैं फूलों के ऊपर, वो हवा में उड़ते रहते हैं, उनसे स्वाइन दमा वो एलर्जेंस के रूप में काम करते हैं। धूल मिट्टी कम जो कण रहते हैं वो भी एलर्जेंस के रूप में काम करते हैं। धुआं भी एलर्जेंस के रूप में, इनसे एलर्जी हो जाती है और तुरंत अटैक आता है। सुगंधित चीजें हैं, ये जो स्मेल है, फ्लेवर कह लो, स्मेल कह लो, तो उससे भी ये हो जाता है। उसके बाद में जो रुई का काम करते हैं, जिनके अंदर जो रजाई भरते हैं, गद्दे भरते हैं, या किसी रुई वाली फैक्ट्री में काम करते हैं, उसको भी स्वाइन दमा अस्थमा आज ही तो कल हो ही जाता है, जो डिपॉजिट होते रहते हैं, वो भी एलर्जेंस के रूप में काम करते हैं। ठंडा स्थान पर निवास, वो भी कहीं ना कहीं उसको इस चीज में बढ़ा देता है। माइट्स एक कीड़ा होता है, ये कीड़े के ग्रुप में भी नहीं होता, बहुत छोटा होता है, 8 पैर वाला कीड़ा। कीड़े से ज्यादा खतरनाक होता है माइट्स, बिल्कुल वो माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट है, तो वो कीड़ा है, तो उससे भी ये इसकी समस्या हो जाती है। उसके बाद में नशीली वस्तुएं जो व्यक्ति लेता है वो भी एलर्जी के रूप में इसको काम करती है। किसी को शराब से, किसी को बीड़ी से, सिगरेट से, तंबाकू से, ये भी एलर्जेंस के रूप में काम करती है। इसके बाद में संपर्क में आने वाले जो पशु रहते हैं वो भी उसको एलर्जेंस के रूप में काम करते हैं। किसी को कुत्ते के बालों, जब कुत्ता संपर्क, उसके बाल, उसके जो है गाय है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, मतलब कहीं ना कहीं इनसे भी उसको एलर्जी का जैसा इफेक्ट होता है, तुरंत स्वाइन दमा अस्थमा का अटैक आ जाता है। इसमें एक समस्या क्या है कि किसी को बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है या तनाव आ जाता है, ये थोड़ा आपका नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, तो उसको भी तुरंत स्वाइन दमा अस्थमा का जैसा अटैक आ जाता है। ये भी उसमें एलर्जेंस के रूप में काम कर जाती है, खुशी भी और उसको कम भी, तो ये भी दिक्कत का विषय है। और हेरिडिटी इसमें एक बड़ा मुख्य फैक्टर है। जिसके माता पिता को अस्थमा है, तो यदि एक को है तो 25% चांस समझ लो, 1/4, और यदि दोनों को है तो 50% समझ लो कि स्वाइन दमा अस्थमा हो सकता है। माँ को भी एस्थमेटिक है और पिता भी एस्थमेटिक है, तो 50% या तो अर्ली स्टेज में एस्थमेटिक हो जाएगा या लेटर स्टेज में एस्थमेटिक हो जाएगा। दोनों को है तो 50%, एक को है तो 25%। तो ये आंकड़े थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, पर हम आपको थोड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ये समस्या आती है। इसके बाद में तो वही नेचुरोपैथी की बात है, आपके उसमें एल्कलाइन फूड की कमी है, आप एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन। एसिडिक फूड यानी तला गला अग्नि को पका भोजन एसिडिक फूड समझ लें, और कच्चा भोजन एल्कलाइन फूड समझ लें। इसको मोटा मोटा डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 वर्ग हो जाते हैं, अग्नि को पका एसिडिक, अग्नि को बिना पका एल्कलाइन, यानी क्षारीय भोजन। तो आपके भोजन अग्नि को पका जा रहा है, कभी आप कच्चे पदार्थ खाते ही नहीं है, तो भी समझ लो स्वाइन दमा अस्थमा, क्योंकि आपका उससे क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन के रेगुलर पेशेंट हो जाएंगे। तो कॉन्स्टिपेशन तो इसमें महाकारण है इसमें। जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है आज ही तो कल वो अस्थमेटिक हो जाएगा, 100% हो जाता है। इसके बाद में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो एलोपैथी की दवाइयां हैं, उनसे भी ये अस्थमा की समस्या हो जाती है। बहुत से लोग होते हैं उनको मछली से, मांसाहार की बहुत सारी चीजें हैं, अंडे से, ये भी एलर्जी के रूप में काम कर देते हैं, तो इससे भी उसको अस्थमेटिक अटैक आ जाता है। तो ये, और आयुर्वेद एलोपैथिक में एक बात और कही आजकल उन्होंने एक बताया फंडा कि ब्लड के अंदर कफ और स्नोफिलिया एक तत्व है, वो 4% से भी ज्यादा बढ़ जाता है तो भी व्यक्ति अस्थमेटिक हो जाता है। तो ये बहुत सारे मोटे मोटे कारण, रक्त खराब होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, ठीक है ना, और आपका हार्ट की प्रॉब्लम होना, आपको किडनी की प्रॉब्लम होना, ये भी कहीं ना कहीं आपको अस्थमेटिक बना देते हैं। तो ये तो आपके कारण रहे। यदि ये कारण है
यदि हमको इनको दूर नहीं कर रहे हैं तो जैसे हेरिडिटी वंशानुगत जो है उस पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब आपकी माँ को अस्थमा है, पिता को अस्थमा, इस पर तो आपका नियंत्रण नहीं है, पर बाकी कारण जो है इनको आप दूर कर सकते हैं। तो इन जो बताए हैं इनको आप जीवन से निकाल दें तो यात्रा आपकी जो एस्थमेटिक है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब लक्षण, श्वास दमा अस्थमा के मरीज को हर व्यक्ति पहचानता है, हर व्यक्ति जानता है, दूर से पहचान लेता है कि एस्थमेटिक। श्वास लेने में बहुत दिक्कत होती है उसको। आप जितना इजी गोइंग श्वास लेते हैं, श्वास दमा अस्थमा का पेशेंट इतना इजी गोइंग श्वास नहीं लेता। श्वास बड़ी मुश्किल से, जैसे ना बहुत अप्रोच करता ना बच्चा जैसे किसी चीज को लेने का, ऐसे वो ऑक्सीजन को लेने का अप्रोच करता है, बेचारा तड़फड़ाता है, खींचता है मुश्किल से, क्योंकि पाइप छोटा है। अब पाइप यदि खुला हुआ है तो आराम से कोई चीज बहेगी, और पाइप सिकुड़ गया है तो बड़ी खींचनी पड़ेगी उस चीज को, तो फोर्स से खींचता है वो श्वास। तो एक तो श्वास लेने में दिक्कत, उसका दम घुटा घुटा सा रहता है ना, छाती में बड़ा खिंचाव सा रहता है, श्वास लेता है बहुत खिंचाव, थक जाता है बेचारा श्वास लेने, बार बार उसको छींके आती है, ठीक है ना। अपने छाती में जो है ना, उसके लंग्स में, गले में, छाती में सुई जैसी चुभना महसूस करता है, ठीक है ना, और जलन से महसूस करता है। ये सब उसको दिक्कतें होती हैं जब आप उससे पूछो। एक मोटी पहचान, यदि वो लेटता है तो बड़ी दिक्कत होती है उसको, घबरा के उठ जाता है, घबरा के उठ जाता है। बैठेगा तो उसको बड़ा आराम मिलेगा, यदि वो लेटेगा, वो अस्थमा का पेशेंट बन गया है, तो जैसे वो लेटेगा उसको दिक्कत महसूस होती है। तो बहुत से पेशेंट बेचारे ओवरनाइट बैठ के निकाल देते, ओवरनाइट नहीं, 2-2, 5-5 दिन। यदि प्रकोप ज्यादा होता है तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन की रात को तो बैठ के निकालने पड़ती, दिन में तो क्योंकि सूर्य भगवान आ जाते हैं तो थोड़ी नसें जो हमारी जो नलियां खुल जाती हैं, पर रात को बैठ के निकलती है। लेटेंगे तुरंत वो बढ़ेगा प्रभाव, और बैठेंगे तो थोड़ा आराम मिलेगा। और यदि थोड़ा सीवियर प्रॉब्लम है तो ऐसे बैठेंगे, ट्राइपॉड, दोनों हाथ को ऐसे टिका लेंगे और ये 3 पैर बन गए, ऐसे बैठते हैं अस्थमेटिक पेशेंट, तो इसमें उनको थोड़ा आराम मिलता है। तो ये समझ लो, पहचान लो, ये इसका लक्षण कि भाई इसको अस्थमा हो गया। दिल की धड़कन तेज रहती है, ये भी इसका है। और जब वो सीवियर प्रॉब्लम होती है तो नाखून और होठ नीले हो जाते हैं, नीले रहते हैं, तो समझो कि भाई वो हैवी अस्थमेटिक है, आपको बहुत दिक्कत का विषय है। दिल की धड़कन तेज होना, नाखून होठों का नीला पड़ जाना, अब तो बहुत ज्यादा इसकी स्थिति बढ़ चुकी है, अब वो नाजुक स्थिति में है हमारा पेशेंट, ये उसकी बात की स्थिति है। और खांसते समय चेहरा लाल हो जाता है, भयंकर खांसता है, ऐसा लगता है वो कफ को उखाड़ना चाहता है, बार बार कोई चीज जमी हुई है, खांस खांस के उसको बाहर निकालना चाहता है, पसीना पसीना हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है। ये अस्थमेटिक पेशेंट की पहचान। और रुक गया क्या? रात्रि का प्रहर और सुबह का प्रहर बड़ा खतरनाक होता है अस्थमेटिक के लिए, बड़ा दौरा तेज हो जाता है, दिन में दौरा नहीं आता, पर रात्रि का और ये जो सुबह का अर्ली मॉर्निंग वाला, ये दोनों काम बड़े खतरनाक है। और ये जो कोल्ड के फीवर जो सिम्टम रहते हैं ना, इसमें नाक का बहना, नाक में कफ का जमा हो जाना है ना, और आंखों में पानी आ जाना और लाइट फीवर रहना, ये समझो कि अस्थमेटिक यात्रा हो रही है, आपको लगातार नाक बहती है, आपको आंखों में पानी आ जाता है, आपके नाक में कफ जमा है ना, और आपको हल्का फीवर रहने लगा, समझो अस्थमेटिक यात्रा है आपकी। ये भी लक्षण है, ये प्री अस्थमेटिक कह सकते हैं, कोल्ड के सिम्टम्स है और ये प्री अस्थमेटिक है, ये आपको अस्थमा बना दे। तो ये हमने आपको इसकी पहचान बता दी। यदि आपको लक्षण आपके शरीर में दिखते हैं या परिवार के किसी व्यक्ति में दिखते हैं तो समझ लीजिए कि ये व्यक्ति अस्थमेटिक है, और नहीं है तो ये होने वाला है, और इसकी स्थिति बड़ी खराब होने वाली है। धीरे धीरे बढ़ता है, कम नहीं होता भाई, कम नहीं होता, वो नैरो 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 और नैरो होते चली जाती है, क्योंकि आपने भी उपाय नहीं किया। अब नैरो तो क्या है कि उसको खोल देता, थोड़ा फैला देता है, फिर वो डिपॉजिट हो जाता है, फिर स्वेलिंग आ जाती है, फिर सिकुड़ जाती है, फिर नैरो लेता है, फिर खोल देता है।
तो ये इसमें जो है ब्रोंकोडायलेटर एक मेडिसिन होती है, वो रहती है, तो उसको जैसे इनहेल करता है वो पहुंचती है। ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है, उसको डाय को बड़ा कर देना, व्यास उसको बड़ा कर देती है, श्वास खोल देती है, तो ये तुरंत इनहेल करता है, दवा पहुंचती है वहां पे और उसको नली को खोल देती है। समस्या वही बनी हुई है, फिर वो सिकुड़ जाती है, फिर खोल देती है जाके। तो कोई को तो 8-8 10-10 बार लेता है, लगातार लेता है, थोड़ा चलता फिर लेता है। यात्रा 1-2 बार से शुरू होती है, फिर वो 5 बार 8 बार 10 बार इनहेल पे चलता है। छोटे छोटे बच्चे जो हेरिडिटी वाले जो बीमारी आती है वो बच्चों में दिख जाती है, क्योंकि तो उसके माता पिता से आई है। बाकी जो बीमारी आप कमा रहे हो, हम तो उसको कमाना बोलते हैं, आपकी दिनचर्या से आपने इकट्ठी कर ली बीमारी, वो बीमारी लेटर एज में दिखती है। पर जो हेरिडिटी वाली प्रॉब्लम है वो तो अर्ली एज में दिख जाती है। तो ये तो आपके लक्षण हो गए। अब यात्रा बढ़ती है आगे उपचार के बारे में, प्राकृतिक उपचार। तो समस्या कहाँ की है, लंग्स की है। तो हमने बताया कॉन्स्टिपेशन जिसमें महाकारण है। एक छोटी सी घटना बताते, एक बार हमारे कैंप में एक पेशेंट आया, उसने बताया नहीं और कि भाई मैं अस्थमैटिक हूँ, बहुत ज्यादा सीवियर। और रात को उसको भयंकर दिक्कत बढ़ गई। कैंप का फर्स्ट डे था, शिविर हमारा प्रारंभ हो रहा था, रात को 2 बजे हमारे पास व्यक्ति आए, तो भाई साहब भयंकर बैठा हुआ है इस तरह से, टाइफाइड स्थिति में, बड़ी उसका मुंह चल रहा है, पेट चल रहा है। हमने भी क्या करें, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब उसको वहाँ एनीमा भी लगा सकते। हमने उसको तुरंत लैट्रिन में भेजा, हमने कहा भैया एनीमा वहीं लगाओ। तो हमारे उसके प्रभारी भाई महेश जी थे, तो महेश जी से हमने कहा महेश जी आप इनको लैट्रिन में ले जाओ और वहीं इनको एनीमा की व्यवस्था बनाओ, गर्म पानी का एनीमा। तो तेज का पानी, गर्म पानी किया, नींबू डाला, एक एनीमा दिया, इसके बाद दूसरा एनीमा दिया। भाइयों बहनों आप विश्वास करें, प्रत्येक घटना को सुना रहे हैं हमारे जो हमने फेस करी है। हमें ऐसा लगा कि इस पेशेंट को हमने जब हमने उनको देखा, हमने कहा ये व्यक्ति मर सकता है, थोड़ी गलती हुई, इसने छुपाया, हमने ध्यान दिया नहीं, ये सीवियर अस्थमैटिक है और ये मर जाएगा सुबह। ये हमारे तुरंत उसको देख के ऐसा हमारा भाव जगा। हमने कहा कोई बात नहीं, नाइट क्या कर सकते। और आमलखेड़ा गांव है, वहां कोई ऐसी मेडिकल एड भी हमको नहीं मिल सकती थी। हमने कहा चलो तुरंत अपना उपचार शुरू करें। तुरंत हमने ले गए और ये 2 बार एनीमा लगाए। भाइयों बहनों उस पेशेंट रात सुबह 10 बजे तक वो सोता रहा। जब वो उठा तो वरना कहा मैं 3 दिन से नहीं सोया हूं। ये उसने स्थिति बताई। 2 एनीमा लगातार 2 गर्म पानी के एनीमा दिए और उसका अस्थमा का जो अटैक था वो तिरोहित हो गया। भाइयों नेचुरोपैथी चमत्कार करती है। हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि इनको अपने जीवन में जोड़िए। यदि आपको इस जो हम धरती माँ के ऊपर हमने मनुष्य बनकर जीवन जन्म लिया है, आनंद कुछ करके जाने वाला उमंग होना चाहिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो ही तो कर पाएंगे। अब तो आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, लंग्स की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, ब्रेन की बीमारियां, क्या करेंगे आप? जीवन जीना दूभर है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अन्य जीवों जैसे आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। तो भाइयों बहनों पहला उपचार एनीमा हमारा बेसिक लेना ही है। इसमें गर्म पानी का एनीमा ज्यादा काम करता है। जब भी किसी अस्थमा यदि अटैक कर रहा है और आपके पास कुछ नहीं, तुरंत उसको एनीमा लगाइए, गर्म पानी का नींबू डालिए, लगाइए, थोड़ा तेज गर्म करिए, 1 एनीमा दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, लगातार आप देखेंगे तुरंत अटैक डाउन हो जाता है। तो पहला उपचार एनीमा है। दूसरा नेति, गर्म पानी करें, उसमें थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं और गर्म पानी की नेति जो है आप इसमें बड़ा फायदा करते हैं। नेति करने का हमने पहले बताया, नेति का पॉट आता है जिसमें टोटी होती है, ये यात्रा हम पहले कर चुके हैं, बता चुके हैं। उसको लेफ्ट से लगाते हैं, राइट से निकालते हैं, राइट से लगाते हैं, लेफ्ट से निकालते हैं। सावधानी का ध्यान रखें। नेति की दिक्कत क्या है, जब आप व्यक्ति नेति करता है तो जो वाटर के जो फ्यूम्स हैं उसकी जो ये समझ लीजिए कि जब अंदर का टेम्परेचर थोड़ा और ज्यादा होता है तो उसका जो है ना वाटर के फ्यूम्स बन जाते हैं, धुआं जैसा बन जाता है, तो वो हमारे इसमें जम जाता है, तो सर में दर्द होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, सावधानी के बतो जब भी नेति करें तो भस्त्रिका करें, आगे पीछे खूब लंग्स को खूब वायु को बाहर फेंकें, लेफ्ट राइट श्वास को खूब निकालें और शशांक आसन
तो बस नेति का हानि नहीं हो गया, उन्हें उसकी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी थी। तो नेति है, गर्म पानी गरारे, आप गर्म पानी करें, उसमें सेंधा नमक डाल दें और खूब इस तरह पानी भरे, यहीं से जो है कब जो है आपका डिजोल्व होना शुरू हो जाता है। दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है। तो ट्रैकिया, उसके बाद में ब्रोंकी, ब्रोंकोइल, तो ये सब खुलना शुरू हो जाते हैं। तो ये दो चीज हो गई यहाँ से, एक नेति और एक गरारे। तो ये एनिमा तो अलग यात्रा है, ये करना ही है। उसके बाद में इसमें वही पेट लीवर का मालिश बड़ा काम करता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन कहीं ना कहीं इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है। तो पेट लीवर की मालिश इस बीमारी में आप करिए। पेट की करते तो लीवर की होती है, बाकी छोटी बढ़िया की भी होती है, आप इसकी मर्दन करिए। गर्म ठंडा से इसमें बड़ा लाभ देता है। वो हमने पहले बता रखा है, यदि रबड़ की बोतल या इलेक्ट्रिक बोतल से गर्म कर सकते हैं और ठंडी पट्टी से ठंडा कर सकते हैं, या नहीं तो 2 बर्तन में 2 पानी लेकर पर्याप्त गर्म पर्याप्त ठंडा सहने लायक पट्टी से यात्रा गर्म ठंडा, ये रामबाण ट्रीटमेंट होते हैं। एक में सिकुड़न होती है, एक में फैलाव होता है, यानी श्रिंकेज और एक्सटेंशन दोनों होता है। तो ये गर्म ठंडा से आपकी वो रक्त संचार तेज होता है। अब लीवर इस पे क्या होता है कि इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन तुरंत ठीक होती है, इसलिए हमने गर्म ठंडे का सेक पेट पर बताया, तो जो भी डिपॉजिट से वो निकल जाए। इसके बाद में अब इसकी जो महत्वपूर्ण जो चिकित्सा है वो है छाती की लपेट। अभी तक हम पेट की लपेट पर जोर देते थे, आज हम पहली बार आपको बता रहे हैं छाती की लपेट। ये आपकी बगलें हैं, ये यहाँ से लेकर और जो आपकी पसलियां हैं हड्डी तक। अभी तक हम बताते यात्रा जो आपकी हड्डियां हैं यहाँ से लेकर जनन के ऊपर तक की लपेट बता देते हैं, पेट की लपेट। अब हम बताते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2 बिलास समझ लीजिए, ये पसली से एक नीचे हो गया और ये एक ऊपर हो गया, यहाँ पर आपको छाती की लपेट लगाना है। तो ये इसकी प्रधान चिकित्सा है। ठंडा गर्म सेक आप छाती पर कर लें, इसको पेट पर करें अलग बात है। वो जब एनिमा लगाते हैं तो पेट पर ठंडा गर्म सेक करके एनिमा लगा लें, वो एक अलग यात्रा है। पर जब छाती पर लपेट लगाते हैं तो छाती पर भी बॉटल से ठंडा गर्म सेक करें और अंतिम में गर्म करें और गर्म के बाद लपेट लगाएं, ठंडे के बाद नहीं। गर्म ठंडा आपने 2-3 बार किया, अंत में फिर गर्म और गर्म करके लपेट लगा दो, समझे ना। नहीं तो एंड करते हैं ठंडे से। रेगुलर ट्रीटमेंट में गर्म ठंडा यानी एंड ठंडे से होता है। पर जब आप छाती के लपेट अस्थमा में लगाते हैं तो गर्म ठंडा गर्म और गर्म के बाद छाती के लपेट आप 1 घंटे की लगा दीजिए। आप देखो खूब कब बाहर आएगा। लगातार इस यात्रा को करो, लगातार अस्थमेटिक पेशेंट लगातार गर्म ठंडा गर्म करके छाती की लपेट लगाए, खूब कफ निकलेगा उसका। वो आश्चर्य करेगा इतना कफ कैसे मेरा बाहर हो रहा है। अच्छा लगे आप गले की लपेट भी लगा दो, छाती भी लगा दो, गला भी लगा दो, तो ये समझ लो इसकी प्रधान चिकित्सा हो जाती है। एनीमा और पेट गर्म ठंडा ये तो करना ही है, पर इसकी प्रधान चिकित्सा ये हो जाती है। छाती का लपेट, गले का लपेट गर्म ठंडा करने के बाद हमारी बातों को थोड़ा समझते भी रहे और आपस में चर्चा भी करें, एक दूसरे को समझा भी दिया करें। अगला इसमें 3 स्नान बड़े लाभदायक है। आपका सन बाथ, सूर्य वाला, प्रातः काल उठें और फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होने के बाद में थोड़े से कम कपड़े, यदि धूप निकल रही है, और बढ़िया सनलाइट में बैठ जाएं। और यदि आप सहन कर सकते हैं तो थोड़े ऊपर के कपड़े बनियान में रह जाएं, सूर्य की किरणें गिरे और सन बाथ करें और डीप ब्रीथिंग करें। उस समय प्राणायाम भी जोड़ लीजिए आप, क्योंकि सनलाइट में आए हैं तो प्राणायाम करिए। इसमें प्राणायाम बड़ा लाभदायक है, पर प्राणायाम में सबसे बढ़िया तो डीप ब्रीथिंग। सांस को भरिए, रोकिए, खाली में रुकिए, भरे में रुकिए। यानी जो स्टेज है ना, 4 स्टेज, रेचा कुंभक, भाई कुंभक, अंत कुंभक, चारों में आपको रुकना है। भरिए, खाली करिए, खाली में रुकिए और भरे में रुकिए। मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए, कंटिन्यूअस करिए आपको। तो डीप ब्रीथिंग प्राणायाम हो गया। दूसरा इसमें सूर्य भेदी प्राणायाम बड़ा लाभ देता है। हमारा 2 नथुने, एक राइट एक लेफ्ट, तो एक हमारा सूर्य का नाड़ी का, एक हमारा चंद्र नाड़ी का। तो जो राइट वाला है वो सूर्य नाड़ी का है, तो राइट से लीजिए और लेफ्ट से निकालिए।
फिर राइट से लीजिए, फिर लेफ्ट से निकालिए। तो सूर्यवेदी प्राणायाम यानी गर्म से लेना है, ठंडे से निकालना है, लाभ देगा। भस्त्रिका प्राणायाम जिसमें गर्मी प्रोड्यूस होती है, भस्त्रिका प्राणायाम बड़ा लाभ देता है इसमें। तो जब आप संवाद कर रहे हैं तो इन प्राणायाम को जोड़ लीजिए आप अपने साथ में। डीप ब्रीथिंग, प्राणाकर्षण जो गुरुदेव में सबसे लाभदायक प्राणायाम है डीप ब्रीथिंग। लंबी यात्रा 10-15 मिनट की, कफ आपका उखड़ना शुरू हो जाएगा, लंबी यात्रा। और प्राणायाम छाती की लपेट करके भी कर सकते हैं, है ना, आनंद के साथ। तो ये या इसके बाद में कर ले, आपको दिक्कत होती है तो छाती की लपेट बाद में लगा। तो आप जो है सूर्यवेदी प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग और भस्त्रिका 3 प्राणायाम कर लीजिए और 15-20-25 मिनट का संवाद करिए। पसीना आने लगे आपको, आपका जो डिपोजिशन है ना नलियों में वो डिजोल्व होगा और गंदगी का ट्रैक से बाहर हो जाएगा। इसमें फुट बाथ बहुत लाभ देता है। गर्म पैर स्नान, यदि किसी को अटैक आया है तो तुरंत आप जो है उसको गर्म ठंडा से करके छाती लपेट करके गर्म पैर स्नान करा दो और गर्म पैर स्नान करा के दोनों पैरों पे लपेट लगा दो, आप देखेंगे चमत्कार हो जाता है। ये ऐसा ट्रीटमेंट है। तो अलग से बता रहे हैं, फुट बाथ इसमें लाभ देता है, स्टीम बाथ इसमें बड़ा लाभ देता है। तो इन तीनों में से लगातार कोई ना कोई एक अस्थमैटिक पेशेंट को ले लेना चाहिए, या तो सन बाथ कर ले, या फुट बाथ कर ले, या स्टीम बाथ कर ले। तीनों एक साथ नहीं लेना, समझ गए ना। और ध्यान रखें, जब भी आप गर्म ट्रीटमेंट लेते हैं तो सिर के ऊपर ठंडी पट्टी रखते हैं और पानी का सेवन कर लेते हैं। ये तो इससे क्या अंदर के अंगों का पानी नहीं निकलता है, जो टॉक्सिन से वही निकलते हैं। पानी का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है बॉडी के अंदर। जब भी कोई हॉट ट्रीटमेंट लेते हैं जिसमें पसीना निकालते हैं तो नेचुरोपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है पानी का सेवन करें, ठंडा या गर्म। पसीना ज्यादा लाना है तो गर्म सेवन करें बस, और ठंडा नेचुरल वे में ठंडा करें। यदि आप ठीक ठाक है तो ठंडा, पेशेंट है तो गर्म ले लो और सिर पर ठंडी पट्टी रखें, ठीक है ना। तो ये ट्रीटमेंट में ध्यान रखना। स्टीम बाथ, भाप स्नान यदि व्यवस्था है तो बड़ा लाभदायक है। पहले हमने इसके सरल तरीके बताए और इसके बाद में आपका फुट बाथ बड़ा लाभदायक है। बाकी हमने बता दिया, छाती की लपेट और दोनों पैरों की लपेट इसमें बड़ी लाभदायक है। ये घुटने से ऊपर दोनों पैरों में पट्टियां। जब किसी अस्थमा के पेशेंट को अटैक आता है तो उसको गर्म पानी का एनीमा 1, छाती का गर्म ठंडा करें, गर्म करके छाती की लपेट 2, गर्म पैर स्नान 3 और फुट बाथ ये दोनों पैरों पर लपेट करते हैं 4। ये 4 स्थिति आपने बना दी, कितना भी सीवियर अटैक हो उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। तुरंत गर्म पानी का एनीमा 1, उसके बाद में गर्म ठंडा करके छाती की लपेट 2 और उसके बाद में आपका फुट बाथ 5-7 मिनट का और 1 घंटे की दोनों पैरों की लपेट। ये 3-4 चीज कर दीजिए आप, उसको कोई भी अटैक उसको कहीं भी सीवियर स्थिति में नहीं पहुंचाएगा, लौट जाएगी उसकी। तो ये काम करें आप। और बाकी हमने प्राणायाम भी बता दिया और आपका ये ट्रीटमेंट बता दिए। अब आते हैं आहार के ऊपर। अच्छा, इसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी ध्यान रखना। ये जो उंगलियां खत्म होती हैं, उंगलियों के नीचे जो एंड पॉइंट है इनको दबाते रहें, इनको दबाते रहें तो अस्थमा में ये भी बहुत काम करते हैं। अस्थमा में वॉक जरूर करना चाहिए, इवनिंग और मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए। स्विमिंग, यदि आप थोड़ा हेल्थी है तो स्विमिंग, जो लंग्स जिसमें चलते हैं आपके, ये चीजें आपको लाभ देती है। एक्यूप्रेशर, घूमना, स्विमिंग, ये आप यदि कर सकते हैं तो ये प्राकृतिक चीजें हैं, इसमें आप जो है इससे आपको फायदा मिलेगा। अब आती है यात्रा आपका भोजन की। तो हमने बताया कि इसमें जो है ऐसी चीजें लेना है जिससे आपका कफ डिसॉल्व हो। तो इसमें कुछ चीजें हैं जिनको बेसिक रूप में आप अपने जीवन में जोड़ लें। एक तो आंवला इसमें बहुत लाभ देता है। तो अभी तो जैसे अक्टूबर अब आने वाला है, सितंबर अक्टूबर फ्रेश आंवला शुरू हो जाएगा, फरवरी तक ये फ्रेश रहता है। तो 2 या 3 आंवले लें और उसके पल्प को छील लें और उस 2-3 आंवले का पल्प मिक्सर में डालें, 5-7 ग्राम अदरक डाल दें उसमें, उसको 1 गिलास पानी डाल दें, ग्राइंड कर लें और उसका जूस निकाल लें और उसको 1 गिलास पानी में 1 नींबू भी निचोड़ लें उसमें। तो ये वाला जूस आपको बड़ा फायदा करता है, बहुत फायदा करता है। इसमें शहद भी डाल सकते हैं आप यदि आपको मीठा लेना। ये अस्थमैटिक पेशेंट को लेना चाहिए।
अच्छा, अस्थमैटिक पेशेंट के लिए शहद बहुत उपयोगी चीज है, बहुत उपयोगी है शहद। तो शहद से बड़ा उसको लाभ मिलता है। तो प्लेन शहद और गर्म पानी में भी ले तो भी बहुत लाभ मिलता है उसको, और नींबू और शहद और पानी ले तो भी लाभ मिलता है, अदरक और शहद और नींबू ले तो भी लाभ मिलता है। शहद को सूंघता है यदि उसको थोड़ी दिक्कत हो रही है ना सांस लेने में, तो इनहेलर की बजाय वो शहद को सूंघे तो भी उसको लाभ है। यानी शहद उसके लिए बड़े फायदे कारक चीज। आंवला का उपयोग हमने इसमें बताया आपको। उसके बाद में इसमें अंगूर, यदि ताजे फल खाते तो अंगूर, क्योंकि आपकी जो हमने अभी आकृति बताई ना कि जहां ये प्रॉब्लम होती है उसकी आकृति बिल्कुल जस्ट लाइक अंगूर का जो गुच्छा पेड़ पे लगता है ना, बड़ मोटी सी शाखा होती है, फिर उसके बाद छोटी छोटी शाखा होती है, फिर अंगूर का गुच्छा होता है। तो यदि फ्रेश अंगूर आता है तो अंगूर का सेवन खूब करिए, और जब फ्रेश अंगूर उपलब्ध नहीं है तो किशमिश, आप जो अस्थमैटिक पेशेंट है, किशमिश रात को गला दीजिए, सुबह ग्राइंड करिए, चबा कर खाइए किशमिश को, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो इसको भोजन में बढ़ाइए। अब इसमें आप वही आपका फूड एल्कलाइन हो जाए, सलाद का, जब सलाद इसमें आपको दिक्कत करता है तो सलाद को थोड़ा सा काटिए, हल्का सा सरसों के तेल में छौंक लगा दीजिए। इससे सब्जी छौंकते हैं ना तो थोड़ी इसकी जो तासीर बदल जाएगी। यदि आपको सलाद लेना है तो सरसों का तेल डालिए, थोड़ा राई जीरा डाल दीजिए, उसको पकाना नहीं है, छौंक मारा, उसको हल्का सा गर्म किया, निकाल लीजिए, तब इसके सलाद का सेवन करिए। थोड़ा रफेज कम करिए, मतलब फाइबर वाली चीजें थोड़ी कम कर देते हैं जब ज्यादा प्रॉब्लम है आपको। नहीं तो फायदा करती है फाइबर वाली चीजें, पर यदि आपको प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो जब तक वो नॉर्मल स्थिति में नहीं आती या वो स्थिति नहीं लौटती है तब तक फाइबर को थोड़ा कम रखिए भोजन, उसके बाद बढ़ा दीजिए। अच्छा, इसमें कैल्शियम वाले जो चीजें हैं, वैसे तो इसमें डेयरी प्रोडक्ट नुकसान देता है, पर आपकी प्रकृति को देख लीजिए, इसमें दूध भी थोड़ा लाभ देता है। अच्छा, दूध को लेने के लिए क्या करो, क्या उसमें लौंग डाल दो, 2-3 लौंग डाल दो 1 गिलास दूध में। दूध पतला, फैट नहीं होना चाहिए, कम फैट वाला, टोन्ड मिल्क ले लो। वैसे डेयरी प्रोडक्ट और कुछ डेयरी प्रोडक्ट और मत लो आप, कोई भी डेयरी का उत्पाद, मिठाइयाँ, चॉकलेट, ये तो नहीं लेना, पर कैल्शियम है चूंकि दूध में, तो इसलिए इस वाले पेशेंट को थोड़ा पतला दूध, उसमें 2-3 लौंग डालो, उसको बॉईल कर लो, उसके बाद हल्का ठंडा कर लो, तब इसका सेवन करो। तो इस तरह दूध भी है। इसमें विटामिन ई बहुत फायदा करता है। तो विटामिन ई के लिए अंकुरित गेहूं को जो है ना थोड़ा गलाओ और उसके बाद टांग दो तो अंकुरित हो जाएंगे गेहूं। तो अंकुरित गेहूं बड़ा लाभ देता है इसमें अस्थमैटिक पेशेंट को जो है। तो यदि आप अंकुरित गेहूं देते हैं और दूध में थोड़ा पतला वाला दूध, उसमें 2-3 लौंग डाल देते हैं, उसके बाद सेवन करते हैं तो बड़ा लाभ मिलता है उसको। सेहत की यात्रा तो मैंने बताई। अच्छा, जिसको बहुत दिक्कत होती है ना तो उसको कभी कभी तो अस्थमैटिक पेशेंट हमने बताया ना नाइट बड़ी खराब होती है, तो इस पेशेंट को नियम बना ले, अपने बिस्तर के पास में सौंठ और शहद अपने साथ में रखे, रोज रात को आधा चम्मच सौंठ और 1 चम्मच शहद, उसको इस तरह मिलाए और रोज सोने से पहले उसको जरूर, उसको आधे पौने घंटे पहले उसको खूब चाटे, उसको रात उसकी बड़ी अच्छे से कटेगी और धीरे धीरे उसकी समस्या दूर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक पेय बना के आप रख सकते हो, इसमें अनार का जूस आधा गिलास ले लो, आधा गिलास अदरक का जूस निकाल लो, अदरक, और उसमें 1 बड़ा चम्मच शहद डाल लो और इसको बना के रख लो, और इसको दिन में 2-3 बार लो, थोड़ा थोड़ा बनाओ रोज। यदि आधा गिलास नहीं पी सकते थोड़ा कम बना लो, तो इसको दिन में 2-3 बार पी लो, तो ये भी बड़ा फायदा देता है। ज्यादा नहीं, मतलब 10-20 ml आपने 2-3 बार ले लिया, तो ये जूस भी इसमें बड़ा फायदा देता है। अनार, अदरक और शहद ये इसमें बहुत फायदा देता है। हल्दी बड़ा फायदा देती है। हल्दी का उपयोग इसमें आप कोई अदरक और शहद और हल्दी ये भी मिला के ले सकते हैं आप। यानी ये जो 2-3 चीजें आप नोट कर लें, काली मिर्च, लौंग, हल्दी, अदरक, शहद, सौंठ, अदरक का सूखा रूप सौंठ है, तो ये चीजें आप अपने इसमें थोड़ा जोड़ लीजिए। किसी भी तरह आप शहद के साथ में इनको सेवन कर सकते हैं। हल्दी, आपकी काली मिर्च, लौंग और आपका सौंठ, अदरक, शहद, ये ऐसी चीजें हैं। अच्छा, एक पेय भी बड़ा फायदा करता है इसमें, उस पेय में क्या है, इसमें आपका सौंठ है, काली मिर्च है
तुलसी और पान का पत्ता जो आता है यदि उपलब्ध हो जाए, और गुड़ है, इसको चेंज सबको थोड़ा थोड़ा डालो। जैसे कि आपने सौंठ ले ली, 3-4 ग्राम 5 ग्राम तक सौंठ ले ली। इसके बाद में काली मिर्च है, 5-7 दाने काली मिर्च के ले लिए। इसके बाद में पान पत्ता मिल जाता तो 1 पान ले लो, तुलसी ले लो 10-5 पत्ते, उसको बॉईल कर। ये बड़ा लाभ देता है, ये आपकी जो डिपोजिशन है उसको खोलता है। और एक जो है मालिश, वो भी इसमें बड़ा लाभ देती है। सरसों का तेल और उसमें कपूर, इसको दोनों को लें और थोड़ा गर्म कर लें। यानी 5 ml यदि आपने सरसों का तेल लिया है, 1 चम्मच या 2 चम्मच 10 ml लिया है, तो 3-4 ग्राम कपूर ले लें और बॉईल, इसको थोड़ा हीटअप कर लें। इस तेल की मालिश छाती पर और पीठ पर करें तो ये बड़ा लाभ देता है। अच्छा, सिकाई में आप जो है वैसे भी अपने छाती की सिकाई गर्म बोतल से और पीठ की सिकाई इसकी भी करते रहे तो भी आपको बड़ा लाभ मिलता है। अच्छा, इसमें पीठ की जो मालिश है ना, वो भी लाभ देती है। बीच में जोड़ा है, ट्रीटमेंट में छूट गया था, तो पीठ की मालिश भी इसमें लाभ देती है। जब भी किसी को अस्थमा का ज्यादा अटैक आए तो आप तुरंत पीठ की मालिश शुरू कर दो, तुरंत उसको अटैक थोड़ा वो लाइट हो जाएगा। तो ये आप ये पे भी बना सकते हैं। और बाकी थोड़ा केले का जो कफ कारक, दूध से बनी चीजें कफ कारक होती है, ध्यान रखें। तो आपको मिठाइयाँ और आपको चॉकलेट, आपको आइसक्रीम, ये बहुत दिक्कत देती है। ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल बढ़ता भी इसी से। बहुत से व्यक्ति क्या होते हैं, तुरंत आए एक ठंडा खाया, ठंडे के बाद में तुरंत अभी तो एकदम तेज ठंडी बोतल पी और तुरंत आप चाय बना दो। तो बस ये गरम ठंडा, ये बेमेल भोजन जो है ना, कॉफी बना दीजिए गरम गरम। तो अब एक तो एकदम ठंडा चिल्ड वाटर पिया और फिर कॉफी पी ली, चिल्ड वाटर पिया, चाय पी लिया, तो ये दिक्कत का विषय। खूब ठंडी बोतल कोल्ड ड्रिंक पी लिया, ये एस्थमेटिक बनता है इससे। खूब ठंडा आइसक्रीम निकाला, फ्रोजन फूड भी इसमें कहीं ना कहीं इस यात्रा को आगे बढ़ाता है। जो सब्जियां रख देते हैं ना आजकल, वो गाजर वगैरह रख दी और उसको फ्रिज में रखते फिर उसको बना के खाते हैं। तो ये फ्रोजन फूड भी जो है कहीं ना कहीं आपको एस्थमेटिक बनाता है। तो फ्रेश खाओ, भारत में रहते हो, क्या दिक्कत है। और फ्रोजन को है तो पहले उसको निकाल लो, भैया तासीर बदलो, निकाल लो, 1-8 घंटा वैसे रखो, फिर उसको थोड़ा गर्म पानी में डिप कर दो तो उसकी तासीर बदल जाएगी। एक उपाय और कर सकता है एस्थमेटिक पेशेंट, पानी ले और उसमें तिल डाले, तिल का बॉईल कर ले, तिल को पानी में, और गरम गरम पानी जितना वो सहन कर सकता है उसमें उस अपने पैरों को उसमें डाल के बैठ जाए सोने से पहले। ये उपचार सोने से पहले करते, गरम पानी तिल बॉईल करके रख लिया, गरम गरम उसमें पैर डाल दिया, और जब तक वो पानी ठंडा होता है तब तक उसमें पैर डाल के बैठा रहे। उसके बाद में पैर निकाले और सरसों के तेल की मालिश तलवों पे करें। हाथ अपने आप हाथ भी हो जाएंगे और तलवे भी हो जाएंगे, उसके बाद सो जाए, तो इससे बड़ा फायदा होता है। अच्छा, एस्थमेटिक पेशेंट को सिर ढक के रखना चाहिए थोड़ा सा। जो यदि पंखा चलाता है तो खुले सिर नहीं सोए, ये तो अटैक ज्यादा आता है, तो थोड़ा टोपा वोपा लगा ले, मफलर बांध ले, जो पेशेंट उनके लिए बात है। ये प्रिकॉशन से भोजन में हमने बताया कि जो ठंडी चीजें को अवॉइड कर दें। थोड़ा केला भी थोड़ी कॉन्स्टिपेशन बनाता है, उसको भी थोड़ा कुछ समय के लिए अवॉइड कर लो, है ना। और बाकी तो ठीक है, मोटी मोटी चीजें हमारे पीडीएस में हमने बता रखी है खाने पीने का, इसको ज्यादा व्याख्या नहीं करते। जो लेने वाली चीजें वो हमने आपको सब बता दी, जो चीज जोड़ना। चलिए आज की बात समाप्त करते हैं, समय हो गया। Yeah. जी ताऊ जी, प्रश्नोत्तर ले लें। हेलो, आप में से अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो कृपया अपना हैंड रेज करिए। शिल्पी अग्रवाल जी। हाँ, नमस्ते भाई साहब। ये आपने अभी सबसे लास्ट में जो बताया कि पानी में तेल डालकर, गरम गरम पानी में तेल डालकर उसमें पैर डालने हैं। तिल 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 तिल
तिल को उबालना है और ऐसे बर्तन में रखना है जिसमें आपके पैर डूब जाएं, उसमें पैर, इससे आपकी तासीर बदलती है। कोल्ड से आपकी जो नेचर कोल्ड वाली है, ठंड वाली है, उससे आपकी नेचर थोड़ी गर्मी वाली हो जाएगी। तो इसमें पैर डाल के रखना है और उसके बाद निकाल के सरसों के तेल की मालिश तलवों पर हथेली पर करना है। उसके बाद में आपको सोना है, तो इससे आपकी जो नेचर है वो चेंज होती है। तो जब अटैक नहीं है या परेशानी नहीं है उस समय भी कर सकते हैं ये? नहीं, उसके लिए नहीं, नॉर्मल व्यक्ति क्यों करे। जो अस्थमेटिक है उसके लिए बताया, या जिसको ठंड की वृत्ति है, जिसको कफ ज्यादा परेशान करता है, जिसको जुकाम बार बार होता है। आगे बता दें हम, देखो ये क्रोनिक डिजीज है। अस्थमा क्या है? क्रोनिक डिजीज है। यदि आप जुकाम होता है आपको, और यदि जुकाम को आप एलोपैथिक दवाइयां लेकर दबाते हैं तो खांसी में कन्वर्ट होता है, और खांसी को जब आप एंटीबायोटिक लेकर दबाते हैं तो वो अस्थमा में डेवलप होता है। तो ये अस्थमा जो है क्रोनिक डिजीज है, एक्यूट से क्रोनिक की यात्रा है। जुकाम होता है उसको एंटीबायोटिक लेते हो, खांसी में कन्वर्ट होता है, खांसी को दबाते हो तो स्वाद अस्थमा बनता है। तो ये जो है ना, जिनकी कोल्ड नेचर है, जिनको नाक बहती है, जुकाम बार बार होता है, उनके लिए उपचार बताया। और जो ये लपेट आपने लपेट में, तो ये नॉर्मल पानी की लपेट लगानी है? छाती का भी और पैरों का भी 2 बार बताया लपेट आपने, दोनों में नॉर्मल पानी पहले बता रखी है आपको। पहले हमने ये वीडियो पूरे दिए आपको। लपेट जब भी देते हैं तो सूती कॉटन वाली को गीला करते हैं, ताजे पानी का कॉटन वाली जो लपेट होती है उसको गीला करते हैं, गीले के बाद लपेटते हैं, उसके बाद में ऊनी लपेट उसके ऊपर लगाते हैं। लपेट का सिद्धांत, जब भी हम लपेट बोलते हैं तो 2 काम करते हैं, गीली है और ऊनी वाली सूखी है। समय अवधि 1 घंटा, चाहे आप पैर पर लगाओ, चाहे पेट पर लगाओ, चाहे छाती पर लगाओ, गले पर लगाओ, कहीं पर लगाओ, कम से कम मिनिमम 1 आवर, 1 घंटा आपको रहना पड़ता है। धन्यवाद। अंशु जी। ये नमस्ते सर जी। ये मेरे क्या है, वैसे तो मैं सही रहती हूँ पूरे साल, लेकिन जब ये दिवाली का टाइम होता है या होली का टाइम होता है तो जब डस्टिंग वगैरह मैं करती हूँ या सफाइयाँ करती हूँ घर की, तो मुझे डस्ट एलर्जी हो जाती है। उस समय मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और ये हर बार ही होता है मेरे साथ। वो भी हमने दीदी बताया ना, जॉइंट पीरियड जब भी आता है तब अस्थमेटिक पेशेंट प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये ठंड से गर्मी आना और गर्मी से ठंड आना, जो समय बताए वो ही वाले हैं। प्रॉब्लम कोई भी हो, हमने एलर्जेंस बताया ना, डस्ट से, धुएं से, पॉलन से, माइट से, ये सब एलर्जेंस, यानी आपको ये बीमारी फैलाने वाले ट्रिगर समझ लो आप, आपकी ट्रिगर है ये, इनसे आपको प्रॉब्लम हो रही है। उपचार वही है, बॉडी आपकी जो जिनसे हो रहा है, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, एनीमा, छाती लपेट रेगुलर, जैसे कि मॉर्निंग में आप पेट का लपेट, गले का लपेट लगा लीजिए और दिन में 2 बार छाती का लपेट लगाइए, छाती और गला, तो आपको ये समस्या बिल्कुल 100% आपकी क्योर हो जाएगी। तो आपको जहाँ पर प्रॉब्लम है, आपके जो ब्रोंकी और ब्रोंकियोल हैं, जो लंग से जुड़े हुए जो नलियां हैं, उनको अंग्रेजी में ब्रोंकी और ब्रोंकियोल बोलते हैं, और जहां ये हवा आती है उसको अल्वियोल बोलते हैं। तो ये सारे डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे छाती की लपेट से, और गले पे लगाते हैं तो आपका जो ट्रैकिया है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको दोनों प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी। छाती और गले का लपेट आप रेगुलर लगाएं, कॉन्स्टिपेशन न बने इसके लिए आप एनीमा और पेट का लपेट लगाएं, तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा नहीं। छाती और गले का लपेट आपके डिपोजिशंस को डिसॉल्व कर देंगे, तो बस आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर जी। प्रणाम भाई साहब। हेलो, प्रणाम भाई साहब। प्रणाम दीदी, प्रणाम। मेरा ये सवाल था कि बॉडी में हीट बहुत ज्यादा है, ऊपर फैन चलता है तो भी पसीना टपकता है, इससे बहुत परेशान हूँ। तो ये नेचुरोपैथी में क्या उपाय कर सकते हैं हम इसमें? ये अलग प्रॉब्लम है, बहुत अधिक पसीना आना, इसमें 2-3 फैक्टर रहते हैं। एक तो ये हेरिडिटी भी रहती है, जिसके माता पिता को बहुत अधिक पसीना होता है। 3 प्रकार की वृत्ति वाले लोग रहते हैं, वात वाले, पित्त वाले, कफ वाले। तो जो
जो पित्त वाले जो पेशेंट हैं उनको पसीना ज्यादा आता है, उनको अधिक मात्रा में पसीना आता है। तो इसके लिए ना आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीज रखें और ठंडा कटी स्नान आप रेगुलर लें तो आपकी ये समस्या ठीक होना शुरू हो जाएगी। ठंडा कटी स्नान, कोल्ड हिप बाथ आप रेगुलर यदि लेते हैं तो आपका, और एनिमा लगा के पेट को साफ रखें, पेट का लपेट करें, तो ये 2-3 ट्रीटमेंट से आपका अधिक पसीना आना, और कभी कभी आप जो चादर लपेट का ट्रीटमेंट उसमें अधिक पसीना आता है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो आपके टॉक्सिन्स को बाहर करता है। देखो हमने बताया ना नेचुरोपैथी में क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि एनिमा दस्त में क्यों लें, तो देखो जब एनिमा लेते हैं तो दस्त रुक जाता है और जिसको नहीं आता उसको खुल जाता है। इसी प्रकार से आपको अधिक पसीना आ रहा है तो भी आप पसीने निकालने वाले ट्रीटमेंट, भाप स्नान, चादर लपेट या गर्म कर स्नान, इसको लेकर अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। ठंडा कर स्नान लेकर आप अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। ये चीजें करते हैं तो आपको थोड़े दिन बाद आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। जो आपके जो श्वेत ग्रंथियां हैं वो अपने सामान्य स्थिति में आ जाएंगी। अभी वो आपका उत्पादन ज्यादा करती हैं तो आपको पानी की प्यास भी ज्यादा लगती होगी। तो ये इस समस्या को इस प्रकार से आप निजात पा सकते हैं बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके। एक ही सिद्धांत, कटी स्नान घर पे ठंडे पानी से रोज नहा सकते, कटी स्नान के लिए व्यवस्था तो नहीं है घर पे ना, तो ठंडे पानी से रोज ले ही नहा सकते। उपाय बताया आपको, प्लास्टिक का टब गोल वाला आप लाइए जिसमें आप बैठ सकते हैं, उसका उपचार हमने पहले बताया है। आप अपने बाथरूम में रखिए और उस कटी स्नान को ले लीजिए आपसे, कोई दिक्कत नहीं। खाली पेट जब आपने भोजन भी कर लिया है तो 2-3 घंटे बाद ले लीजिए, या भोजन करने से 1-2 घंटे पहले ले लीजिए। और नहीं तो स्नान तो करें, नहीं तो चादर लपेट करें। आप चादर लपेट का ट्रीटमेंट तो सरल है, उसको ले लीजिए। ये उपचार तो करना पड़ते हैं, नहीं शरीर के टॉक्सिन कैसे बाहर आएंगे, उसको निकालने का तरीका तो कुछ ना कुछ अपनाना पड़ेगा। यदि प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए उपचार में तो थोड़ा बहुत जाना ही पड़ेगा। अच्छा, एनिमा और पेट का लपेट इसको तो रेगुलर करें आप, तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और स्नान को भी करिए, आप धूप स्नान कर लीजिए, आप सन बाथ करिए, उसके बाद स्नान करिए। यानी कहीं ना कहीं भाप स्नान, सन बाथ, आपका चादर लपेट, इन उपचारों से आपकी जो श्वेत ग्रंथियां हैं वो डिटॉक्सिफाई होगी, वो नॉर्मल बिहेव होने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते। जी भाई साहब धन्यवाद। एक कोई पूछ रहा है, भोजन करते समय यदि सांस लेने में दिक्कत होती है कभी कभी तो वो भी अस्थमा है क्या? भोजन करने, एक भैया का प्रश्न है कि भोजन करने में श्वास लेने में दिक्कत होती है। भोजन करने में श्वास लेने में दिक्कत तो अलग विषय है। भोजन करते समय सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होती है तो वो भी अस्थमा है क्या? भैया जिनको ये प्रॉब्लम है, जिन्होंने लिख के भेजी है कि जब वो भोजन करते हैं और कभी कभी श्वास लेने में दिक्कत हो, तो ऐसी कोई बात नहीं। वो कुछ समय के लिए छाती और गले की लपेट लगाएं, गले की लपेट, तो गले की लपेट लगाएंगे तो ये समस्या उनकी दूर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रैकिया कहीं ना कहीं नैरो है तो वो खुल जाएगा। गले की लपेट रोज लगाएं, 1-8 महीने में उनकी दिक्कत हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। गले का लपेट इसके लिए उपचार। और कोई सवाल? का आखिरी सवाल है, वैशाली जी बोलिए। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम दीदी। भाई साहब मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है और मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉन्स्टिपेशन तो मुझे है ही, उसकी वजह से मुझे फिशर भी हो गया है। और मैं एनिमा तो 2 टाइम ले रही हूँ, फिर भी वो सिर का दर्द 3 दिन कंटिन्यू रहता है, आधा सिर। तो मैं क्या करूँ अब? वेजिटेबल जूस भी ले रही हूँ सुबह और 12 बजे खाना खाती हूँ, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम ही हो रहा है कॉन्स्टिपेशन का। ओवर ईटिंग भी नहीं करती हूँ, फिर भी ये माइग्रेन और पेट साफ नहीं होना, फिशर, इससे मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। मेरी उम्र भी 36 ही है, मैं क्या करूँ? आप उपाय बताइए प्लीज। शादी हो गई? जी शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं। चलो, आपको कटी स्नान लेना पड़ेगा, कोल्ड हिप बाथ लगातार, समझ लो आप, आपके लिए असेंशियल ट्रीटमेंट है।
जब आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीज नहीं हो रही है, पाइल्स की समस्या कर रही है आपको, तो आप कोल्ड हिप बाथ रेगुलर लीजिए और 5-6 मिनट से स्टार्ट करिए, 20-25 मिनट तक चले जाइए। लेने का तरीका बताया हुआ है, बॉडी को वार्म अप करना है, कोल्ड हिप बाथ लेना है, उसके बाद निकलने के बाद बॉडी को पूछ के फिर बॉडी को वार्म अप करना है, तभी कोल्ड हिप बाथ काम करता है। ठंडा कर स्नान, बॉडी वार्म करिए, गर्म करिए, ठंडा कर स्नान लीजिए, फिर बॉडी को नॉर्मल करिए, हीट अप करिए, तो ये लाभ देगा आपको। लगातार 1 महीने कीजिए, आपकी समस्या 100% क्योर हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी रिलीज हो जाएगी, माइग्रेन भी आपका खत्म हो जाएगा और आपको जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, सनलाइट से बचिए। यदि माइग्रेन है तो सनलाइट में मत रहिए ज्यादा, सनलाइट से आपको बचना है। सूर्य की गर्मी भी इसमें दिक्कत करती है, और जब तक आपको कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, माइग्रेन आपका ठीक नहीं होगा। अब आपको 3 ट्रीटमेंट पे जोर देना है। छाती, पेट का लपेट है, रेगुलर लगाना है, 2 बार लगाइए, सुबह भी खाली पेट और शाम को भी भोजन से 2-3 घंटे पहले। दिन में 2 बार पेट का लपेट लगाइए, 1 बार आप ठंडा कर स्नान करिए और एनिमा लीजिए। तब आपकी जो ये समस्या जो आपको बढ़ रही है ये 100% हो जाए। घबराओ मत आप, और ट्रीटमेंट एक दिन में फायदा नहीं देता है, लगातार यात्रा करो। टॉक्सिन्स जितने ज्यादा डिपॉजिट होते हैं वो एक दिन में प्रभाव नहीं करते, ना तो एक दिन में कैंसर बनता है, ना एक दिन में दमा बनता है, ना एक दिन में कोई हार्ट की प्रॉब्लम बनती है, ना एक दिन में स्किन डिजीज होती है। शरीर में डिपॉजिशन बढ़ता रहता है, उसका प्रेजेंटेशन है ये। तो जब वो खूब बढ़ गया है तब वो लक्षण दिखता है उसका। ठीक है, चलिए भोजन को हल्का रखिए, एल्कलाइन फूड लीजिए आप, और यात्रा बढ़ाते रहो, घबराओ मत, ठीक हो जाओगे 100%। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम बाबूजी। मेरे एक छोटी सी प्रॉब्लम है 2 साल से, मतलब बार बार डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, शौच के लिए जाना पड़ता है 3-4 बार खाना खाने के बाद। क्या बोला आपने? बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है खाने के बाद। हाँ, ये समस्या है। हाँ, ये बहुत 2 सालों से बहुत ज्यादा है। वो आपके लिए भी दीदी को बताया है, एनीमा, पेट का लपेट, कट स्नान, तीनों काम करो, समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी 100%। लगातार यात्रा करो, लंबी यात्रा करो। ये नेचुरोपैथी के परिणाम 1-2 दिन में नहीं आते हैं, ध्यान रखना। ये अंदर से बीमारियों को निकालती है। तो आपका एनीमा रेगुलर, ठंडा कर स्नान, एनीमा लिया उसके बाद ठंडा कर स्नान करो, उसके बाद में पेट का लपेट लगाओ, रेगुलर यात्रा बनाओ, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। जी धन्यवाद। और कोई दवाई है ऐसी जो ले सकते हैं नेचुरोपैथी की, आयुर्वेदिक? दवाई में हमारे यहाँ तो ताजी चीजें हैं। पेट वाली जो जब हमने कॉन्स्टिपेशन का जो चैप्टर बताया था उसमें बहुत सारी चीजें बताई है, वो यूट्यूब पर आप देख लेना निकाल के। पर फिर भी जो आपका बेल यदि बेल आपको मिलता है तो या तो बेल ताजा, बेल नहीं मिलता है तो बेल का पाउडर, और नहीं तो बेल का मुरब्बा आप रेगुलर लीजिए, आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी। पपीता बेल को प्रधान दीजिए, बेल और सेब फल और पपीता, ये पेट के फल है। इसमें बेल आपका प्राइम है, क्योंकि आपके फल को रोकना है तो बेल लीजिए आप। बेल का फल बेल फल ताजी अवस्था में मिलेगा, हमेशा नहीं मिलता है, तब तो बेल का खाइए, उसको जूस बना के पीजिए, ताजा अवस्था में खाइए। वो नहीं मिलता तो बेल का मुरब्बा, बेल का पाउडर, ये सब आपको लाभ देगा। चलिए जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। मैं कुमार रॉय बोल रही हूँ। मुझे हर समय गले में बहुत खराश रहती है और डकार बहुत आती है। डकार आने के लिए एनीमा, पेट का लपेट, कट स्नान और छाती का लपेट और गले का लपेट, इन तीनों को कहीं ना कहीं आपको जोड़ना पड़ेगा, तो गले की खराश भी खत्म हो जाएगी और आपके जो ये आता है ये भी रुक जाएगा। दिन में 1 बार पेट का लपेट, छाती का लपेट और गले का लपेट 2 बार करें, आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन 1 घंटे के लिए। अब आज की बात समाप्त करें? जी ताऊ जी। हैं? जी चलिए, आज का हमारा विषय अस्थमा था। आपको भाई साहब मेरा एक सवाल था। नमस्ते भैया साहब। जी बोले। नमस्ते। मेरा ऐसा नस फूटने का प्रॉब्लम है, हमेशा रहता है।
क्या क्या समस्या? नस पे नस चढ़ने का प्रॉब्लम। अच्छा, आँख है ना, आँखें की नस चौकअप हो गई है, तो उसकी वजह से दूसरी नस होती है और अंदर ब्लड से ये होता है, डायबिटीज नहीं है आवाज और ये नस का प्रॉब्लम अभी एक में अब क्लियर नहीं आ रही क्या? हाँ क्लियर, थोड़ा धीरे बोलो। फोन पे बात कर लेना बाकी। चलो फिर बताओ बताओ। मेरा जो नस का प्रॉब्लम है, डायबिटीज तो नहीं है। आ रही है आवाज? आ रही है। हेलो भाई साहब। हाँ आ रही है आवाज। हाँ, डायबिटीज, हाँ नस का प्रॉब्लम है, नस से फूटती है आँख में, ब्लड ये होता है। अभी एक आँख तो निकमी हो गई है, अभी दूसरी आँख से भी ये शुरू हो गया है प्रॉब्लम। तो मुझे थोड़ा वात रोग भी लगता है, वहाँ मुझे ये भी पेट साफ नहीं रहता है ना, तो ऐसा उसकी वजह से होता है क्या 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 मालूम। चलो तो आपकी बात तो समझ नहीं पा रहे, पर फिर भी आप यात्रा प्रारंभ करो। एनीमा, पेट का लपेट और चादर लपेट का ट्रीटमेंट लो। आप फुल बॉडी सीट पैक एक उपचार बताया हमने, और आप स्टीम बाथ भी करो। ये हमने उपचार पहले बता रखे, डिटेल वीडियो बने हुए हमारे, तो इस पर आप जो है आपके 4 बातों को बल दो आप। एनीमा, पेट का लपेट, फुल बॉडी सीट पैक और स्टीम बाथ, ये आप 4 ट्रीटमेंट लीजिए। स्टीम बाथ और पैर का ये फुल बॉडी सीट पैक, दोनों में से एक लेना, दोनों एक साथ नहीं लेना। या आप गर्म पैर स्नान, किसी भी प्रकार से अपने शरीर का पसीना आप निकालो। 4 प्रकार के बाथ रहते हैं जिसमें पसीना आता है, सन बाथ, स्टीम बाथ, फुल बॉडी सीट पैक और फुट बाथ। तो इन चारों में से कोई एक आप लेके पसीना निकालो और एनीमा लो और पेट का लपेट लगाओ। आपकी बात तो कम समझ में आई है, पर इससे आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी। ये फोन पे कर लो। चलिए आज की बात समाप्त करें, समय हो गया है। थैंक यू भाई साहब। अगले सवाल चल रही यात्रा है तो अगली बार कर लेना, ठीक है ना? हेलो, जो हम ये चर्चा करते हैं इसको अपने तक सीमित मत रखो। बाकी वीडियो तो कमाने खाने वाले ना, तुम ये कहते हैं कि आप वो बेल आइकन दबाओ, कभी जिंदगी में नहीं बोलना हमको, है ना, और ना घंटी बजाओ ना ये बजाओ। हम तो ये कहना है ये सरल चीजें हैं और भारत में इनका प्रचार प्रसार नहीं है, और ये जहाँ होती है वो बड़ी महंगी जगह है। बाबा रामदेव जी क्या जाते तो 40,000 रुपया लग रहा है आज की तारीख, 40,000 से कम में एंट्री नहीं है वहां। बेंगलोर जाते तो लाखों रुपए का गेम, दिल्ली जाते तो भी लाखों का गेम। तो व्यक्ति नेचुरोपैथी कैसे करेगा? इसलिए हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया है कि ये जो सरल चीजें हैं ये आप तक पहुंच जाएं, और इसमें चमत्कार से कम नहीं होता। अच्छा, यदि ये चमत्कार नहीं करती तो बाबा रामदेव जी जैसे व्यक्ति जो आयुर्वेद पे फैक्ट्री चला रहे हैं, 525 बेड का हॉस्पिटल है नेचुरोपैथी का, 525, और सब विदेशी और पैसे वाले लोग आते हैं। 40,000 रुपए कम से कम लगता है। और बेंगलोर में जाएंगे तो जिंदल व्यवसायी है, जिंदल का अस्पताल है बेंगलोर में, लाखों रुपए लगते हैं। दिल्ली में जाएंगे तो अग्रसेन ट्रस्ट, अग्रवाल लोगों का एक ट्रस्ट है, उन्होंने बालाजी निरुद्धाम बना रखा। तो हम ये जो गायत्री परिवार सेवा की संस्था है, सेवा की संस्था, हम लोगों का पैसा विषय नहीं है, हम लोगों का समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण, इस चीज पर हम लोग काम करते हैं। तो हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और जिससे समृद्ध बनेंगे आप। तो इन चीजों को फैलाइए, आप अधिकतम लोगों को बताइए, यात्रा को सीमित मत रखिए, ज्यादातर लोगों को बताइए। अब एक बीमारी को हम एक बार बताते हैं, अगेन रिपीट करना नहीं हमको, और वो बीमारी में बहुत सारी बातें बताते हैं। आपको उस बीमारी का कारण बताते हैं, उसके सिम्टम्स बताते हैं, उसके नेचुरोपैथिक उपचार बताते हैं, आपको आहार किस चीज को बढ़ाना है ये बताते हैं, आपको क्या नहीं खाना ये बताते हैं आपको। तो हम इस एक बीमारी पूरी कंप्लीट कर देते हैं, और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो हम लिख कर दे देते हैं आपको स्टाम्प के ऊपर, वो बीमारी आपके जीवन को से विदा हो जाएगी, और 100%। बाकी एलोपैथी में विदा नहीं हो सकती, आयुर्वेद में विदा नहीं होती है, हम तो लिख के देते हैं, दवाई लेनी पड़ती है, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है तो ही बीमारी खत्म होती है। चलिए आज की बात समाप्त करते हैं, अगली बार नई बीमारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। चलिए दोनों हाथ जोड़े, हृदय के पास, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, परमात्मा से, उसकी दुनिया के लिए, इस सृष्टि के लिए, जीव मात्र के लिए शांति की प्रार्थना करें। सबके जीवन में आनंद, सबके जीवन में शांति। ओम जौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः
शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परवंदनीय माता जी की, दादा गुरुदेव की, अपने अपने माता गुरुदेव की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, सभी को नमन, सभी को प्रणाम। संजू भैया, हाँ।